हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपको पता ही होगा कि जैसे कि आपके लखनऊ जीडीयू इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं और हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंसेज का पार्ट 3, यानी कि जनरल साइंस आपको पता होगा कि बीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जनरल साइंस हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इससे रिलेटेड बहुत सारे उनको डाउट्स होते हैं। जेन्युइन है, क्योंकि जनरल साइंसेज नाम का कोई भी ऐसा उन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक या बुक नहीं पढ़ी होती। तो आज हम इस लेक्चर में जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे हम लगभग 3 से 4 और इंपॉर्टेंट लेक्चर लगा चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे। उसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सारी की सारी पीडीएफ। तो समय ज़्यादा देर करते हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। ना ही कभी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को परेशानी होगी। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज, यानी कि पुष्प का अध्ययन कहलाना किसे कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी टर्म जो है, एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो देखो, ये वैल्यू मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होती है कि 7.4 होती है, बट समटाइम्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो वहाँ पे आपको एसिड, बेस, सॉल्ट ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है? नियरली न्यूट्रल। ठीक है, नियरली न्यूट्रल याद रखना है। ये क्या हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा किसका? ह्यूमन ब्लड का। ना तो आप इसे बहुत ज़्यादा बेसिक बोल सकते हो, ना ही इसे एसिडिक बोलते। एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आपसे अगर पीएच का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये बात तो सबको पता होगी, 7 जो वैल्यू होती है पीएच को, वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, आपसे रेंज भी पूछा जा सकता है, 1 to लेकर के 7 तक जो वैल्यू होती है वो एसिडिक कहलाती है। ये चीज़ आपको पता होगी। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है तो इसको हम 6 लिख सकते हैं, और 7 पे आपको न्यूट्रल बता दिया। अब 7 यानी कि 8 से लेकर के जो 14 होता है वो क्या होता है? वो होता है बेसिक नेचर, यानी कि जैसे छोटी संख्या पे आप रहेंगे 1 2 3 4 5 6, उस संख्या पे आपको एसिडिक यानी कि अम्लीय तरीके का पदार्थ मिलेगा। लेकिन जैसे आप 7 के ऊपर जाओगे, 7 के ऊपर आपको बेसिक यानी कि क्षारीय मिलेगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जब एसिड और बेस, क्या एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और उसके साथ में वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन इज, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और किसकी प्रोटीन है? एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आयरन कंटेंट करती है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज आयरन कंटेनिंग। आपसे ऑप्शन में दे सकता है हीमोग्लोबिन एंड मैनी थिंग्स। आपको ऑप्शन में दे सकता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं ऑप्शन क्वेश्चंस में। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन एक तरीके की प्रोटीन है जो कि आयरन को कैरी करता है। क्या करता है? आयरन को कैरी करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अराउंड कितने आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर पूछा जाए आपसे कि हीमोग्लोबिन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो याद रख लेना कि हीमोग्लोबिन के आसपास Fe के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो भी आप बोल लो Fe होते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हीमोग्लोबिन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही नंबर होता है जो आपके पर्टिकुलर CMA सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में लगे होते हैं। उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या फिर क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे जो सेंटर में होता है। उसके अराउंड जो लगे होते हैं उनको लाइगेंड से बोला जाता है। लेकिन जो लगे हैं उन नंबर्स को अगर हम काउंट करें, उस कोऑर्डिनेशन नंबर, और तो उसको हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है?
तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन नहीं पता होगा आपको, लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि सबसे रैपिड तरीके से बनता है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यानी कि आप उसे खाओगे, इंजेस्ट करोगे, बट वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो याद रख लेना, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अकुमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल्स लीड्स टू द फटीग। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संयोजन होने से थकान होती है। बहुत सारे बच्चों को फटीग का मतलब नहीं पता होता है। फटीग का मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान मतलब होता है फटीग का। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी, देखो किस चीज़ के एक्यूमुलेशन से, किस चीज़ के इकट्ठा होने से हमारी मांसपेशियों में थकान हो जाती है। याद रख लेना, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से। कब? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, फटीग की प्रॉब्लम आ जाती है और हम थक जाते हैं। जब कभी ऐसा महसूस करो कि जब आप बहुत तेज़ भागो, तेज़ दौड़ने की कोशिश करो, एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो पैर की मांसपेशियां हैं वो दर्द करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। तो उस कंडीशंस में एनारोबिक तरीके से हमारी बॉडी ऑक्सीजन बनाती नहीं है। एनारोबिकली तरीके से हम वो करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से, किसके? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से आपका ये फटीग नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग है। देखो सबसे पहले हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा एस्केप वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है। क्या एस्केप वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है? तो देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे अर्थ की पूछा गया तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पृथ्वी के बाहर फेंकें, क्या पृथ्वी के बाहर किस हिसाब से फेंकें कि वो दोबारा नीचे ना गिरे, इतनी हम किस स्पीड से फेंकें कि वो दोबारा धरती पर ना गिरे। तो याद रख लेना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर की अगर वेलोसिटी के साथ, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ अगर अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ के ऑर्बिट में दोबारा नहीं आ पाएगा और वो ग्रेविटी का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही होगा। हमारे टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। ठीक है, किए हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल मिक्सड। यानी कि क्वेश्चन कहता है पानी को अल्कोहल में से अलग करने के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? डिकेटनेशन, इवापोरेशन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन बचे हुए रिमेनिंग हम देखेंगे, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो आंसर आपको सभी को पता है, डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, तो सबको पता होगा 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। ये क्वेश्चन सबको पता होगा। मुझे आई थिंक मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं, आपको पता है, मैंने बता भी दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन आई डोनेशन, क्या इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी आंख दान करता है, हम कहते हैं नेत्र दान, लेकिन वाकई में वो पूरी की पूरी आंख को दान नहीं कर रहा होता। आंख के एक ऐसे पार्ट को डोनेट करता है, किसको करता है? कॉर्निया को करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हमारी आंख की ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं? क्या नहीं होती? ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी कि उसमें खून का खून उसमें नहीं जाता। तो कॉर्निया एक ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गन या फिर ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होता है। वो ऑक्सीजन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लेती है। क्या? वो ऑक्सीजन डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेती है। कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, यानी कि सबसे बड़ा कंपोनेंट उसका हनी का क्या होता है? क्या हनी का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो इसको हम फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हनी में पाया जाता है। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है
द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम मीन। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग न्यूनतम होगा, सबसे कम स्पीड कहाँ पर होगी? वैक्यूम में, वाटर में, एयर में, आयरन में। तो याद रख लेना, क्या याद रख लेना, वैक्यूम में सबसे कम होगी। देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखो वैक्यूम में डेंसिटी तो जीरो होती है, इसलिए इसका डेंसिटी के क्या, डेंसिटी है ही नहीं पार्टिकल की, तो सॉरी ज़्यादा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक छोटी सी मिस्टेक, अगर हम इसको करना चाहें तो वेलोसिटी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं मीडियम से, किसका, डेंसिटी ऑफ मीडियम से। अगर हम डेंसिटी बढ़ा देते हैं किसी भी मीडियम की तो उसकी साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का जो डेंसिटी होता है नियरली अबाउट जीरो हम मान सकते हैं, और उसके बाद आपका जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो नियरली जीरो हो जाएगा। बट अगर रिमेनिंग में अगर आपसे पूछे जाए मैक्सिमम, तो इन मैक्सिमम में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयरन की होती है, तो आयरन में इसका मैक्सिमम हो जाएगा। इन चार ऑप्शन की बात करो, हर क्वेश्चन में अलग ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। डेंसिटी आपको ध्यान होनी चाहिए किसकी क्या, कितनी नहीं, किस प्रकार से कम ज़्यादा होती हैं, ये पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। अब देखो ये क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक बोले या फिर एक कॉन्सेप्ट टीचर को बताना चाहिए बोले। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर बोन्स की बात करें तो याद रख लेना 6 होती हैं, लेकिन पेयर की बात करें कितने पेयर होती हैं, तो वो 3 पेयर होती हैं। अब तीनों में कौन कौन सी आती हैं आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मिस नाम का एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, इसको मेलस बोलते हैं, मेलस, ये इनकस, ठीक है। ये क्या होता है, स्टिपीज। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टिपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती हैं। और ये तीनों वही हड्डियां हैं जो हमारे कान में पाई जाती हैं, जोड़े में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पेयर्स में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाती है, तब ये मिलकर के 6 हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट, एक अ सैटेलाइट इज कीप मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, यानी कि एक अगर सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में लगातार ऐसे घूम रही है, क्या घूम रही है, तो किसके कारण घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रख लेना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से घूम रहा है, मान लो ये आपकी गैलेक्सी है और इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और मान लो आपकी यहाँ पे अर्थ है, क्या है, यहाँ पे आपकी अर्थ है और आपके यहाँ पे कहीं छोटा सा मून है, ठीक है। अब ध्यान रखो अर्थ मून के साइड अट्रैक्ट होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स इनवर्ड हो, कहाँ पे हो, अट्रैक्शन फोर्स इनवर्ड हो, जो कि हमेशा अर्थ और मून के बीच में लगता है, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। लेकिन अगर यही जो फोर्स है वो आउटवर्ड हो, कैसा फोर्स हो, आउटवर्ड हो, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये चीज़ अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द मलेरिया, यानी कि आपको पूछा गया है इसमें कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि मलेरिया द्वारा अफेक्ट होता है। तो याद रख लेना स्प्लीन होता है। क्या होता है, स्प्लीन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा और वो उसको लीवर भी करके आ सकते हैं, क्या लीवर भी अफेक्ट होता है, बट मेनली आपका स्प्लीन होता है। और कहीं कहीं केसेस में अगर आपको स्प्लीन नहीं दिया गया है तो आप लीवर भी टिक करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबेल गैस, यानी कि हाँ हिंदी में, यानी कि देखो हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है। अब देखो अगर पहले बात करें कि भैया नोबेल गैस क्या होती है और क्या होता है, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि नोबेल गैस कौन सी है कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नोबेल गैस आर दोज गैस, यानी कि नोबेल गैसेज वो गैसी होती हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, यानी कि वो फुल फिल्ड होती हैं, वो इनर्ट होती हैं और वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी नोबेल गैसेज होती हैं तो वाकई में काफ़ी सारी हैं।
जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है और रेडॉन है, आर्गन। ठीक है, ये ऐसी गैसेज हैं जो कि नोबल गैसेज हैं और ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती एक्सेप्ट जीनन। जीनन इन मैनी हार्ड सर्कमस्टांसेस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ और भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो याद रख लेना, इनमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम एक ऐसी गैस होगी जो कि नोबल गैस है, लेकिन आपसे ज़रूरी नहीं है कि हीलियम भी है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ को भी आप याद रख लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, एलाइजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट, यानी कि एलाइजा नाम का एक टेस्ट होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है। तो याद रख लेना, एलाइजा जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है एड्स के आइडेंटिफिकेशन के, एड्स के डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अगर बहुत सारे केसेस में आपसे एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है मैं इधर लिख दूंगा, एंजाइम, क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शॉर्वेंट ऐसे, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया किसका, एलाइजा का। अगर बात करें कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। और HIV का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि मदद करता है, क्या मदद करता है AC करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में। क्या, AC करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में। आपके घर में आपने देखा होगा कि इन्वर्टर लगा होता है, क्या होता है, इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर लगा होता है। वो क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर के दो फंक्शन होते हैं, क्या, दो फंक्शन होते हैं। वो AC से DC भी बनाता है, AC से DC भी बनाता है ताकि वो चार्ज को स्टोर करके रख सके, फिर उसके बाद ये DC से AC भी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट से DC में सिर्फ जाने के लिए, जिसे हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं, रेक्टिफायर बोले तो आप अपने मोबाइल का चार्जर बोल सकते हो। जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर हमेशा करंट लेता तो AC है, लेकिन आउटपुट में DC देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या केमिकल नेम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो याद रख लेना, जो वाटर सॉल्युबल होता है, क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो दो होते हैं, B एंड C। ठीक है, बट अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें, किसकी, फैट सॉल्युबल, तब ये हो जाते हैं ADEK। ये इतने ऐसे हैं, इनको हम वाटर इनसॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन बोल सकते हैं। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करेंगे, मूव करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन आई होप शायद क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, और मिलते हैं जल्दी ही हम एक नए सीरीज़ के साथ, और फिर से लेके आएंगे कुछ मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। और ध्यान रहे, आज हम शाम को 5 बजे करने वाले हैं केमिस्ट्री की लाइव क्लास, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय।